हाँ बच्चों, तो फिर आपका हो गया बच्चों चैप्टर पूरा रिवाइज इलेक्ट्रो। उसमें हमारा एक लास्ट पार्ट बचा था, कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर बेसिकली, है ना। और आज मैंने कौन सा चैप्टर बोला था आपको? कैपेसिटर्स बोला था ना। ठीक है, वो 12 मैसेज मुझे करंट का आया था, मैं कंफ्यूज हो गया। कैपेसिटर्स बोला था मैंने। तो बच्चों आपने वो सबने किया रिवाइज जैसे मैंने बोला था? ठीक है, चलो सबसे पहले हम वो कंडक्टर्स वाला खत्म करते हैं काम। उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली। तो जो सबसे पहले तो जो दो तीन बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं। एक तो सबसे पहली है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है ना। इसमें भी एक ध्यान रखना है, जो गलती हो सकती है, कहां पर फील्ड जीरो होती है? मतलब जहां जहां कंडक्टर का मटेरियल है, ये याद रखो। वी शुड नॉट रिमेंबर इट एज इनसाइड अ कंडक्टर, वो कंफ्यूजिंग लगता है। कहां कहां जीरो है? जहां पे भी कंडक्टर का मटेरियल है, वो हर मटेरियल पर फील्ड जीरो। तो ये लिखो पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स on the material of a conductor is zero. ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट कि the entire material of the conductor is an equipotential surface. ये सबको पता है पॉइंट, है ना? बेसिकली अगर हम वैसे सोचें तो ये दोनों एक ही बात है। फील्ड जीरो, dv by dr जीरो, मतलब v कांस्टेंट, मतलब इक्विपोटेंशियल, राइट। थर्ड पॉइंट, बच्चों मटेरियल के जस्ट आउटसाइड क्या हो जाता है फील्ड लाइंस को? परपेंडिकुलर, है ना। तो ये लिखो कि जस्ट आउटसाइड द मटेरियल the electric field lines are perpendicular. आपको बच्चों शीट्स मिल गई? yes, वो करी शुरू करनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये बच्चों पॉइंट्स हो गए मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। लिखो पॉइंट कि इफ देयर इज नो चार्ज inside a conductor, then any charge always resides on the outer surface of the conductor. ये पॉइंट सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ना हम एक एग्जांपल टाइप्स ले लेते हैं, इससे एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है बच्चों, और इसके अंदर ऐसे चार्ज पड़ा है।
मुझे एक बार समझाना कि इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी। ये जो कंडक्टर की अंदर वाली साइड है, इस पे चार्ज कैसे आएगा, कितना आएगा? सबसे पहले तो ये चार्ज जो आना है माइनस क्यू आएगा। ऐसा करते हैं, कंडक्टर को भी कुछ चार्ज क्यू दे देते हैं, और कंडक्टर की आउटर साइड ये जो चार्ज आएगा ये आएगा, मतलब कितना आएगा? कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है बच्चों, इसे एक एग्जांपल से ही ना बहुत सारे केस कवर हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जो अंदर वाली साइड चार्ज है, मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये किस पे डिपेंड करता है? अगर बड़ा है चार्ज, मतलब सही जा रहे हो। कैसे सिमेट्री मतलब? सर लाइक अगर हर एक पॉइंट तो है बॉडी मतलब सरफेस से इक्वल डिस्टेंस। हाँ, मतलब ये जो अंदर वाली सरफेस बन रही है बच्चों, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। क्या ये बात समझ आ रही है? कि मतलब अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस d है सरफेस के ऊपर, तो अंदर वाली साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, इट इज एक्चुअली नॉट, मतलब एग्जैक्ट ये रिलेशन नहीं है, बट अपना काम इससे चल जाएगा, क्योंकि हमें तो बस यही पूछेंगे वो कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो मतलब जो पॉइंट चार्ज के पास है वहां पे ज्यादा चार्ज होगा, जो पॉइंट चार्ज से दूर है वो उस पर कम चार्ज होगा। ये जो चार्ज बच्चों आउटर सरफेस पे आता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है? सर वो हमेशा एसिमेट्रिक होती किस पे डिपेंड करेगी? है। नहीं, वो डिपेंड करती है आपकी आउटर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो जो आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, it is inversely proportional to r, where r is radius of curvature. ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो बच्चों, जितना पॉइंटेड एंड होगा उतना उसका r कम होगा, मतलब उतना वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। आप सभी को 6 सीटें मिल गई हैं, केमिस्ट्री की 4 फिजिक्स की 2। पहले चार्ज की और आज छोटे टाइम में बिल्कुल नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, और यहीं से बच्चों हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। लेट से मैं एक पॉइंट ए लेता हूं यहां पर और एक पॉइंट बी लेता हूं यहां पर, ठीक है बच्चों। एक तरीके से ये जो मैंने फिगर बनाया, यहां पे अगर हम ध्यान से सोचें तो 3 चार्जेस हैं, Q माइनस क्यू इंड्यूस्ड और एक Q प्लस क्यू। 3 अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सबको क्लियर है? ध्यान से सोच के मुझे बताओ कि पॉइंट बी पर जो फील्ड होगी वो इन तीनों में से किन किन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होगी? मतलब मे बी तीनों भी हो सकते हैं, मे बी कोई एक, कोई दो, कुछ भी। पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन तीनों में से कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होने वाली है? स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल। सर
सारी सबकी वजह से क्या सबकी वजह से? दोबारा सोचो, क्या सिर्फ इसके कारण है? क्यों? नहीं, पास से तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ चार्ज दूर है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट तो उसका भी हो सकता है। लाइक अगर हम शील्डिंग, शील्डिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? हाउ डू यू रिमेम्बर शील्डिंग, ये बताओ। आप शील्डिंग से क्या समझते हो? अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक कंडक्टर रख दिया तो उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टर रखा तो कंडक्टर के अंदर जो भी सामान रखा है वो उस फील्ड से सेव हो जाता है। क्यों होता है? जो कंडक्टर है, बेसिकली याद क्या रखना है, कंडक्टर आप ऐसे सोच लो, एक तरीके से एक बैरियर है। कंडक्टर, जहां पे कंडक्टर आ गया वो फील्ड लाइंस को अपने आर पार तो होने नहीं देगा, है ना? तो वो फील्ड लाइंस के इफेक्ट को फर्दर ट्रांसफर नहीं होने देता। तो इससे क्या हुआ, ये बीच में कंडक्टर आ गया, तो ये कंडक्टर इसके अंदर जो भी सामान था, ठीक है, जो भी चार्जेस थे, उनके इफेक्ट को बाहर जाने ही नहीं देता। ठीक है, ये बैरियर आ गया। सोचो, दिस इज अ बिग बैरियर। अब यहां जो है वो अलग है, यहां अंदर जो है वो अलग। तो मतलब पॉइंट बी पर जो फील्ड आएगी वो किसके कारण आने वाली है? सिर्फ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल। उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अंदर चार्ज है नहीं है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है। यहां जो मर्जी कर दो, ये वाला जो अंदर वाला अरेंजमेंट है वो बाहर फील्ड क्रिएट ही नहीं कर सकता। रीजन हमेशा बस ये कंडक्टर आ गया, दिस इज अ बैरियर, है ना, इसके इधर तो कुछ हमने देखना ही नहीं है। आई बात समझ? तो ये लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी is only due to capital Q plus small q. आया समझ? सिमिलरली अब उल्टा सोचते हैं, पॉइंट ए पे फील्ड किसके कारण होगी? अगेन ये तो बैरियर आ गया, बाहर आप जो मर्जी लाओ ना लाओ, बाहर का कोई भी इफेक्ट अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे फील्ड किस कारण आनी है? Q या माइनस क्यू इंड्यूस्ड, बस। तो ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए is only due to small q and minus q induced. तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है जो ऑटोमेटिकली आपकी शील्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है ना, शील्डिंग यही तो है और कुछ अलग थोड़ी है शील्डिंग। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। क्या बच्चों शील्डिंग जैसा कोई और कंसेप्ट भी हम पढ़ते हैं किसी और चैप्टर में जो बिल्कुल शील्डिंग के सिमिलर ही है? जैसे शील्डिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बचा रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा फिनोमिना पढ़ते हो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचाते हैं? सही कह रहे हो, फेरोमैग्नेटिक। अगर आप एक मटेरियल को एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रख दो, एक कोई भी बॉडी है उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रख दोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा फर्क ये है, देखो मान लो ये एक, मैं बस इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर भी तो हमें करना ही है ना। मान लो मैंने यहां कुछ सामान रखा, ये बाहर ये पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो क्या वो इस बॉडी को इफेक्ट करेंगी? क्यों? रीजन अलग है, वहां रीजन तो क्या था कि वो तो बैरियर की तरह बिहेव करता है। यहाँ क्या है, फेरोमैग्नेटिक तो खींच लेता है सारी फील्ड लाइंस को अपनी तरफ। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फेरोमैग्नेटिक क्या करेगा, वो सारी फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करवाएगा, उसके अलावा कहीं से नहीं पास करने देगा।
उस कारण से ये जो अंदर वाली बॉडी है वो सेव हो। फर्क समझ रहे हो? यहाँ पे कि दोनों सर्किट के बीच में है, तो सर फिर उसका माइनस करंट क्रिएट करेंगे। हाँ फिर बोलो कोई तो ये पॉइंट यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे किसके कारण फील्ड आएगी? यहाँ पर आएगी। क्या तो जीरो ही है। क्यों? ये तो कंडक्टर का मटेरियल है। हाँ बट आप एक बात समझ सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, जीरो तो है यहाँ, बट वो जीरो हुई कैसे है? देखो जो तो बाहर से फील्ड लाइंस आ रही थी उनके कारण भी जीरो हो गई क्योंकि ये बैरियर आ गया, और जो अंदर वाली थी उनके कारण भी जीरो है क्योंकि फिर बैरियर आ गया, इसलिए जीरो हो रही है। अंदर वालों की अलग से जीरो हो गई, बाहर वालों की अलग से जीरो। ठीक है बच्चों, ये दोनों कंसेप्ट को ना देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ये जो शील्डिंग का कंसेप्ट है, सी इमेजिन करो आपके घर के आगे पानी खड़ता है, ठीक है, कहीं से आसपास से ट्रैवल करके आपके घर के आसपास पानी खड़ा हो जाता है। अब दो तरीके हैं पानी रोकने के। एक तो आप कहो कि आपने अपने जो भी आपकी सड़क है उधर दीवार बना दी दोनों तरफ से, तो क्या कहीं और से पानी अंदर आएगा? नहीं आएगा। ये कैसा कंसेप्ट हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है? आपने पड़ोसी के पास जाके खड्डा खोद दिया बड़ा, तो क्या होगा? सारा पानी उस तरफ जाएगा, आपके घर के आगे तो नहीं आएगा। वो क्या है? समझ गए? तो इफेक्ट सेम हो रहा है, तरीका अलग। हाँ ये वाला आपको आई डोंट नो ख्याल है कि नहीं, ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस में है? ये नहीं है। नहीं, ये मेंस में है। बोर्ड्स के सिलेबस में ना आपके वो जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, वो बहुत थोड़ा सा है, उसमें सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म है और बार मैग्नेट, दैट्स इट। ये वाला जो पैरा डायाफेरो वाला है वो वाला पोर्शन है। क्लियर? ओके तो अब कैपेसिटर्स करते हैं बच्चों। बच्चों आपने बनाए हुए हैं नोट्स जैसे मैंने कहा था, ठीक है, तो मैं क्विकली उन कंसेप्ट्स को ब्रश अप करूंगा, नो नीड टू राइट देम अगेन, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा मैं कोई पॉइंट्स हुए वो लिखने हैं बस, है ना। कैपेसिटर्स में बच्चों सबसे पहला पॉइंट, कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, कैपेसिटर का रोल क्या होता है सर्किट में? एनर्जी स्टोर करना। और भी कोई काम होता है बच्चों कैपेसिटर का सर्किट? बच्चों कैपेसिटर एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, एनर्जी तो बैटरी भी प्रोवाइड करती है ना। तो स्टिल व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज कैपेसिटर? कैपेसिटर की जो वर्किंग होती है वो बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू अ बैटरी, ठीक है। तो जैसे आपको ख्याल है आजकल हमारे मोबाइल्स में या ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सब में वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फास्ट चार्जिंग। मोबाइल्स में तो इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, वो फ्लैश चार्ज या वो वूट चार्ज जो भी कंसेप्ट्स हैं, जहां पर भी फास्ट चार्जिंग आती है वहां पे कैपेसिटर्स आते हैं, ठीक है। बिकॉज कैपेसिटर्स क्या करते हैं? एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं बट दे प्रोवाइड इट एट अ वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कैपेसिटर बनता कैसे है, किस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं? बस अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, दिस इज अ कैपेसिटर।
ठीक है, टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, दिस इज अ कैपेसिटर। जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है ना, दिस एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बच्चों, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। एक तो सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल, इसकी कैपेसिटेंस R by K होती है ना शायद। तो बच्चों मैंने पहला एग्जांपल ये लिया है, ये ऐसा लगता है एज इफ कि ये इससे एक्सेप्शन है। अभी तो हमने कहा कि 2 कंडक्टर होने चाहिए, यहाँ पे एक ही है, इन्फिनिटी। इस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है दैट इज एट इन्फिनिटी। सेकेंड है बच्चों इस टाइप का शेल, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, शेल जिसमें आउटर पार्ट अर्थ है, एक रेडियस ए, एक रेडियस बी। 4 pi epsilon naught AB upon B minus C. सिलेंड्रिकल 2 pi epsilon naught L upon ln B by. where L is length of cylinder, right? AB वही inner radius, outer radius. एंड फाइनली आ जाता है पैरेलल प्लेट, इसका Epsilon naught A. epsilon naught A by D. तो as we can see from all these expressions and we know otherwise as well, वैसे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों जनरली? चार्ज अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसको कहीं पे लगाओगे, मतलब फॉर्मूला से देख के ऐसे लगता है कि एज इफ वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल, ज्योमेट्री एंड मीडियम। इनफैक्ट मटेरियल का रोल नहीं है, ज्योमेट्री एंड मीडियम। मटेरियल तो कंडक्टर है, ठीक है, तो बस ज्योमेट्री एंड मीडियम इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। व्हेन वी से ज्योमेट्री, उसका क्या मतलब है? कोई डिस्टेंस पे या कोई एरिया पे, ऐसी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। नहीं, इसके ना दो केस होते हैं। एक केस होता है कि आउटर अर्थ दो, और एक केस होता है कि इनर अर्थ दो। इनर वाले का क्या फॉर्मूला होता है? सॉल्व करना पड़ता है, पता नहीं बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए आता है या कुछ ऐसी टर्म आती है, बट मतलब ये याद रखो कि अलग अलग। ओके, इससे बच्चा एक ये इंपॉर्टेंट केस होता है पैरेलल प्लेट में, अगर हम इसमें अलग अलग चार्जेस दे दें,
ठीक है, तो इन अ वे इसको प्लेट थ्योरी भी कह देते हैं। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? बाहर होता है Q टोटल बाय 2, ठीक है, बाहर वाली साइड इट इज ऑलवेज Q टोटल बाय 2। तो अब उसके बेसिस पर आप यहां निकाल सकते हो कितना चार्ज होगा, Q1 माइनस दिस, यहां पे होगा Q2 माइनस दिस। तो एक बात आप याद रख सकते हो, चाहे 2 प्लेट्स हो चाहे उससे ज्यादा प्लेट्स हो, पहला रूल होता है कि चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सर्फेसेस कितना होता है, Q टोटल बाय 2, एंड चार्ज ऑन इनर फेसिंग सर्फेसेस, जो अंदर वाली सर्फेसेस एक दूसरे को फेस कर रही हैं, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ठीक है ना? जब हम बच्चों कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर, वो कौन से वाला चार्ज होता है, अंदर वाला, है ना? तो बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है जो ये जो अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये यहाँ बच्चों बाकी रिलेशंस भी लिख लेने चाहिए, काम आएंगे बार बार। ये तो कैपेसिटेंस हो गया, चलो इस केस में मतलब जब हम मानते हैं कि इधर Q है इधर माइनस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q क्या होता है, इनर चार्ज, है ना? ये वही वाला चार्ज है जिसको हमने यहाँ लिखा है। और एक बच्चा हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, वो क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो कि ये किसकी मतलब इसका मतलब क्या है, एनर्जी पर वॉल्यूम। और ये कौन सी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही हम एनर्जी डेंसिटी की बात मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद क्या आता है बच्चों, जो हाँ वो एक स्पेशल केस हो गया। अगर 2 प्लेट्स अनइक्वल हैं तो हमें कौन सा एरिया लेना है, कॉमन एरिया, है ना? इसके बाद जो मेन अपना रोल आ जाता है, वो जो हमें पढ़ना है बेसिकली, वो दैट इज कैपेसिटर्स इन सर्किट्स।
तो जो हाउ डज अ कैपेसिटर बिहेव इन अ सर्किट, क्या होता है उसको? लेट्स से पहले अनचार्ज्ड है, अगर मैं उसको सर्किट के अंदर लगाता हूं चार्ज फ्लो होगा और फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो कंडक्टर का कोई करंट सॉरी सर्किट के अंदर तो जब किसी सर्किट के अंदर बच्चों कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, और हमने उस सर्किट को मतलब मान लो कंप्लीट किया, तो क्या होगा, उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर फटाफट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उस सर्किट का करंट फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच अनलाइक जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि अगर रेजिस्टर लगा होता तो हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता। यहाँ पे तो फट से चार्जर, ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और फिर सर्किट बंद हो जाए, मतलब इसमें चार्ज फ्लो या करंट बंद हो जाए, ठीक है। और कैपेसिटर के ऊपर बच्चों कितना चार्ज आता है? मतलब ऐसे बस सिंपली ये याद रखना है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट के साथ नेगेटिव चार्ज। ऑल्दो हम चाहे दिखा ऐसे दें, असली में ये चार्ज कहाँ होता है, अंदर वाली प्लेट्स पे ही होता है ना। और ये चार्ज होगा कितना? तो एक बार बच्चों कैपेसिटर के ऊपर ये चार्ज आ गया Ce, उसके बाद करंट स्टॉप हो जाएगा। मुझे ध्यान से सोचकर ये बताओ, यहां पे अगर मैं आइडियल बैटरी की जगह एक नॉन आइडियल बैटरी लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो सब कुछ वही है, बस मतलब अब बैटरी नॉन आइडियल है, फिर वो स्लोली चार्ज होगा। ओके ठीक है, बट आगे तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आएगा? स्टिल सी, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक है। इसीलिए याद यही रखना है, मतलब हम इसीलिए हम यहाँ पे याद Ce रखते हैं, Cv नहीं रखते, Cv से गलती हो सकती है। क्यों आया ऐसा ये बताओ? क्योंकि मतलब देखो ऐसे सोचो, हमें ये तो पता ही है कि फाइनली तो करंट स्टॉप होना है। जब करंट स्टॉप हो गया, ठीक है, तब आप किरचॉफ कैसे लिखोगे? जब आप किरचॉफ लिखोगे क्या उसमें कोई आर की टर्म आएगी? आई आर तो आया ही नहीं, है ना। तो क्या आना है? स्टिल यही आना है, E माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0। तो स्टिल इस केस में भी चार्ज Ce ही आएगा, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जो एक फर्क पड़ रहा है बच्चों, वो क्या पड़ रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, रेजिस्टर आने के कारण ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और बच्चों एनर्जी वाइज कुछ फर्क है इन दोनों केसेस में, एनर्जी लॉस टाइप? यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, यहाँ पे यहाँ नहीं होगा या कम होगा? असर नहीं होगा उसमें, क्योंकि सारे जो हम मानते हैं हीट लॉस को मतलब रेजिस्टेंस ही मानते हैं,
नहीं सर, कैपेसिटर का भी एनर्जी लॉस होता है। लेट्स सी हाउ डू यू कैलकुलेट एनर्जी लॉस, क्या रिजल्ट होता है नहीं सर, इन जनरल? किसी भी केस में आप एनर्जी लॉस अगर निकालना चाहते हो तो रूल क्या होगा, मेथड क्या होगा? सर पहले तो कितना वर्क बैटरी की ही है। देखो एक तो इन सिचुएशंस में बैटरी वर्क करती है, तो सी द रूल इज वर्क डन, द फॉर्मूला इज वर्क डन बाय बैटरी। वो कहाँ कहाँ जाएगा? बैटरी जो वर्क कर रही है, एक्सटर्नल एजेंट तो बैटरी है ना यहाँ, और तो कुछ है नहीं। तो जो बैटरी ने वर्क किया वो कहाँ कहाँ जाएगा? या तो कैपेसिटर में जाएगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा यू, या डेल्टा ई। डेल्टा ई इज एनर्जी लॉस। ठीक है जी, ये क्या ये रिजल्ट आपको पता है? करा होगा आपने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो आप ये यूज कर ही रहे होगे, मे भी डिफरेंट फॉर्म में लिखा होगा बट यूज तो कर ही रहे होगे 100%। तो अगर मैं इस रिजल्ट को बच्चों लगाता हूं इसके ऊपर, इस केस में बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा बच्चों? सीई चार्ज ही फ्लो करना है। तो यहां पे मेरी इक्वेशन बनी सीई इंटू ई, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? चार्ज इंटू ईएमएफ। चार्ज इंटू ईएमएफ होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है? चार्ज इंटू ईएमएफ होता है, वर्क डन बाय। ईएमएफ की डेफिनेशन ये होती है वर्क डन बाय चार्ज, है ना? तो ये बन गया। डेल्टा यू कितना है बच्चों? कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्या डेल्टा ई है? हाफ सी स्क्वायर है। क्या यही रिजल्ट बच्चों यहां भी लग सकता है, ये जो मेन रिजल्ट है? मतलब इंटीग्रेशन से नहीं मतलब ये रिजल्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये बताओ। बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लगेगा। यहां पर भी वर्क डन बाय बैटरी स्टिल वही है सी स्क्वायर, और ये हाफ सी ई स्क्वायर ही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और आगे ये स्टिल डेल्टा ई है। तो फिर क्या मतलब, दोनों केसेस में एनर्जी लॉस हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर रेजिस्टर के कारण क्या फर्क पड़ा बच्चों? हाँ, रेजिस्टर के कारण लॉस तो यहां पर भी है यहां भी है, दोनों जगह वही डेल्टा ई है। एंड यू डोंट इवन हैव टू इंटीग्रेट एंड ऑल, वो तो पता ही है वही आना है, हाफ सी स्क्वायर ही आना है। ये जो लॉस है क्योंकि रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर किस फॉर्म में हीट लॉस करवाता है? हीट की फॉर्म में। तो यहां पर जो लॉस है वो तो हीट की फॉर्म में हो जाएगा। लॉस यहां पर भी होना है, पर यहां किसकी फॉर्म में होगा? स्पार्क्स की फॉर्म में। तो क्या होता है कि कैपेसिटर क्योंकि बहुत फास्ट कर रहा होता है सारा कुछ, तो इस चक्कर में स्पार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स रिमेंबर, मैं क्यों ये केस ले रहा हूं, हमारा माइंडसेट ऐसा बना होता है कि हम रेजिस्टर को जब देखते हैं हमारे को तभी ऐसा लगता है कि लॉस हो रहा है ना? बट लॉस दोनों केसेस में होता है, और इनफैक्ट सेम ही लॉस हो रहा है, सिर्फ किस फॉर्म में हो रहा है वो चेंज है, बट लॉस तो दोनों जगह होना ही होना है। तो वंश हम तो एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो मैंने लिखा है इसमें प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर का कोई रोल नहीं है। मतलब एक कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं बस, दैट्स इट। मुझे एक केस समझ आ गया सबको? आपको किरचॉफ लिखनी आती है कैपेसिटर वाले केस में? ठीक है, मैं एक इसमें स्टेप बता देता हूं जहां गलती हो सकती है, खैर उस पर भी बाद में आते हैं। उससे पहले
बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मेन बात जो याद रखने वाली है, जो गलती हो सकती है, वो ये है कि यहाँ पे रिजल्ट्स उल्टे होते हैं, है ना, रेजिस्टर से उल्टे होते हैं। मैं वो स्टैंडर्ड केसेस नहीं लिखवा रहा, सीरीज पैरेलल आपको पता है ना। सीरीज में क्या होता है, 1/c is 1/c1 plus 1/c2 पैरेलल में सीधा ऐड हो गया। ठीक है, आपको सीरीज और पैरेलल दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है कैसे होती है? जैसे यहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज कैसे आएगा, इक्वल होगा, है ना। तो बस आपने तो ऐसे ही लिखना है, E माइनस क्यू बाय C1 माइनस क्यू बाय C2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके निकल आएगा। जो दूसरा केस है, ये तो और आसान हो जाता है बच्चों, सीधा इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो इस पे चार्ज C2 ही आना है, इसके अक्रॉस C1 के अक्रॉस ही है, तो इस पे चार्ज, तो टोटल चार्ज जो है वो C1 प्लस C2 इंटू ई आ जाएगा ना। ये करना बच्चों, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Done. हाँ जी, हो गया। यस सर। क्या किया, इक्विवेलेंट निकाल लो। 3-6 पैरेलल में, 3-6 पैरेलल में 9 के साथ 2 सीरीज में,
तो 18/11 है ना। तो टोटल कैपेसिटेंस हमें पता है कि 18/11। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा 180/11, इसके ऊपर तो वही आ गया। अब इसके आगे कैसे डिवाइड करना है? सर वो C1/C2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर इधर से चार्ज बचो ये Q आया जो ये वाला था, तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा? जाएगा Q into C1/C1। ये रिजल्ट याद है बच्चों आपको? पता है देखो ये ना, ये एक हम बना लेते हैं केस बच्चों। ये ना इकट्ठे ही बना लो क्योंकि दोनों ही हमें करनी ही है। मान लो कोई भी ऐसे चार्ज Q आ रहा है, उसने डिवाइड होना है। ये किस तरह से डिवाइड होता है बच्चों? Q1 पे क्या जाएगा? Q इंटू C1 ओवर C1 प्लस C2, और Q2 हो गया Q इंटू C2 ओवर। यहीं पे जब आप यहां लगाओगे, यहाँ उल्टा है ना, यहाँ पे I1 में I R2 ओवर, और ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक केस में तो वही वाला मतलब वैल्यू लेनी है उसी वाली टर्म की, कैपेसिटर में रेजिस्टर में दूसरी साइड वाली लेनी। बच्चों कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किरचॉफ का क्वेश्चन आपको आ नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। एट मोस्ट मतलब जो हम सोचें जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो मैक्सिमम कि 2 लूप्स वाला आ सकता है कहीं पे, है ना, कि 2 इक्वेशन सॉल्व करके आपको निकालना, नॉट मोर देन दैट। क्या क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे चार्जेस निकल आएंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक केस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मान लो 2 कैपेसिटर्स हैं, हमने दोनों के पॉजिटिव प्लेट्स को जोड़ दिया, ठीक है। ये V1 पोटेंशियल पे था, ये V2। ऑब्वियसली चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो के बाद जो फाइनल चार्जेस हैं, मान लो इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है। जो वन मेथड इज ऑफ कोर्स कि मैं पूरी किरचॉफ लगा के सॉल्व करके निकाल दूं। एनी शॉर्टकट मेथड? Potential and charge conservation. तो उससे क्या बन जाता है सीधा आपको पता है? Yes, sir. क्या लिखेंगे हम? Q1 by C1 is equal to Q2 by C2 is equal to Q1 plus Q2 over C1 plus C2। और ये ऐसे नहीं लिखना, ये गलती हो जाती है। क्यों? Q1 Q2 नहीं है यहाँ पे, मतलब ये Q1 कौन सा था? टोटल चार्ज जो मतलब कैपेसिटर 1 से था इनिशियली। हाँ, मतलब यहाँ ऐसे लिख सकते हो, बट इसको वोल्टेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है, बस ये चीज समझनी है। C1 V1 प्लस C2 V2, और यहाँ पे ये जो V1 V2 है, these are इनिशियल वोल्ट। तो ये बच्चों बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली आता ही आता है, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली यूजफुल टू रिमेंबर दिस, क्योंकि किरचॉफ लिखोगे, सॉल्व करोगे, टेक्स टाइम, कहीं ना कोई साइन की गलती हो सकती है, तो दिस इज मच फास्टर। एंड प्लीज रिमेंबर, ये सिर्फ तब लगेगा जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है।
नहीं, फाइनल Q1 Q2 तो फाइनल है जो हमें निकालने हैं। मतलब ये टोटल का तो फर्क नहीं पड़ता कि चाहे इनिशियल बोल दो चाहे फाइनल बोल दो। एक बच्चों इन क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस मुझे ऐसा लगता है वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करो, वो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी आती है कि दोनों का हाफ सी वी स्क्वायर ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो जो इसमें एक अगर ऐसे हो अब क्या होगा? C1 माइनस C2। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे से रहेगा ऊपर वाला। जब यहाँ मान लो Q1 है, यहाँ Q2 है, कैसे? Q1 by C1 is equal to what? माइनस Q2 by C2। यहाँ एक माइनस आएगा which is equal to, अब यहाँ पे ऊपर एक माइनस आ जाएगा नीचे से, और नीचे सेम। सेम। नहीं ऐसे मतलब अच्छा देखो क्या चक्कर है कि जब आप पोटेंशियल इक्वेट करोगे, ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट है, इसकी नेगेटिव प्लेट है, तो पोलैरिटीज अलग अलग हुई ना दोनों की, तो उसको यहाँ सेम थी पोलैरिटीज पोटेंशियल इक्वेट करते हुए, इसलिए यहाँ चेक करनी पड़ा। यहाँ पोलैरिटीज ऑपोजिट है इसलिए हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ा, बस ये है। आगे समझ? एंड बच्चों चलो ये तो हो गए स्टैंडर्ड केसेस। अगर हम एक कोई नॉन स्टैंडर्ड केस बना दें, जैसे लेट्स से समथिंग लाइक दिस कि ये है और लेट्स से मैं एक और कैपेसिटर लगाता हूँ बीच में अनचार्ज्ड, लेट्स से C3, ठीक है, कोई नई सिचुएशन बना दी मैंने, ऐसे तीन कैपेसिटर्स को ज्वाइन किए। अब हमें पूछा है फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मतलब देखने से Q चार्ज मतलब निकाल के दूसरे C3 पे Q1। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी बच्चों नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन आ जाए, बेसिक मेथड क्या है? देखो किरचॉफ तो हमारे हाथ में ही है ना, किरचॉफ तो आप किसी भी सिचुएशन में लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, राइट? तो व्हाट वी डू इज, देखो चाहे चैप्टर करंट हो बच्चों चाहे कैपेसिटर हो, किरचॉफ में हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे करंट की है चाहे चार्ज की है, और सेकंड स्टेप है वोल्टेज लॉ। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। जैसे अभी ये जो सिचुएशन है इसके हिसाब से जो चार्जेस हुए इस प्लेट पे क्या हो गया? C2V2,
इस पे हुआ C1V1। अब बस ध्यान रखना होता है साइंस का, जो गलती होती है वो सिर्फ साइंस की हो सकती है। आपने क्या करना है बच्चों, कहीं से भी किसी एक तरफ से चार्ज फ्लो करवा दो। मान लो मैंने इस साइड से Q चार्ज फ्लो करवाया, तो इसके ऊपर इसकी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकला है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा फाइनल, C2V2 माइनस Q। इधर से ऐसे गया, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं Q, और यहां से ऐसे गया, तो इस पे क्या होगा, इस पे इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा Q। ये सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। बस ध्यान क्या रखना होता है बच्चों, कि जो आपने चार्ज शुरू करवाया फ्लो करवाना, वो पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है या नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है। अगर तो वो पॉजिटिव पे जा रहा है तो ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव पे जा रहा होगा तो कम हो जाएगा। बस ये ध्यान रख, ठीक है। मान लो यहीं पे ये मैंने पोलैरिटीज उल्टी दिखाई होती, तो क्या होता, -C1V1 तो नहीं ऐसे बोलेंगे। अगर अगर मान लो, मतलब जो हम कैपेसिटर पे चार्ज बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, जनरल जो चार्ज ऑन कैपेसिटर की टर्म बोलते हैं हम। भाई इसके ऊपर पहले चार्ज था C1V1, इसकी नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आया, मतलब कम हो गया, Q से कम हो गया, तो आप क्या बोलोगे, C1V1 माइनस Q। बस ठीक है ना। देखो जो C1V1 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर तो पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव प्लेट की जगह नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कम हो। तो यही टर्म आपकी क्या बन जाती है, C1V1 माइनस Q बन जाती है। तो ये आपका हो गया। अब अगर आप इस लूप में किरचॉफ लगाओ तो क्या बन जाएगा, इधर से देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, C2V2 माइनस Q बाय C2, ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको आप सॉल्व करोगे, इससे आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक वे। अगेन इस बेसिक वे में क्या ध्यान रखना है, बस चार्ज, ठीक है, कि चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है या नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है, मैग्नीट्यूड। देखो जब भी हम टर्म्स लिखते हैं ना Q बाय C एटसेट्रा, उनमें Q क्या होता है, इट इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड या चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ऐसे कह लो। लेट ऑल। फिर बच्चों जो कुछ स्टैंडर्ड केसेस बनते हैं, मतलब एक तो जो आपको सीधा पता होने चाहिए केसेस, एक तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, सबको पता है वो क्या होता है ना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई सर्किट फिगर देख के आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। उससे भी पहले, सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना 5 रेजिस्टर होने चाहिए या 5 कैपेसिटर होने चाहिए। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ट्रिक कैसे किया जाता है, हम सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज से कब रिलेट करते हैं, जब बिल्कुल स्टैंडर्ड फिगर हो, ऐसे, है ना। अगर तो ऐसे बना होगा तब तो आप फट से कह दोगे कि व्हीटस्टोन है, लेकिन वो फिगर को क्या करते हैं, थोड़ा सा वायर्स को घुमा दिया या कर दिया, जिससे आपको एकदम नहीं दिखता,
है ना। देखो आपने कैसे याद रखना है, देखो सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव में अगर 5 होंगे तो व्हीटस्टोन ही होगा, दूसरा तो आने से रहा जिसमें आप इतना पूरा सॉल्व करो। आपने एकदम आइडेंटिफाई कैसे करना है व्हीटस्टोन, एक तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि 5 रेजिस्टर्स या 5 है। दूसरी बात कैसे देखना होता है, आप ऐसे देखो कि इनपुट से जहां से करंट आ रहा है वो 2 में डिवाइड हो गया, जिन 2 में डिवाइड हुआ उनके बीच में एक लगा होना चाहिए अरेंजमेंट, ठीक है, कैपेसिटर या रेजिस्टर। जो आउटपुट है वहां पर भी 2 जगह से जुड़ना चाहिए। जब ऐसे याद रखोगे ना कि बेसिक अरेंजमेंट क्या है इनपुट का, व्हीटस्टोन का, यहां से 2 निकले इनपुट से, 2 निकले आउटपुट से, उनके बीच में एक कनेक्शन हो गया, ऐसे देखना आपने फिगर, ठीक है। उससे आप कभी गलती नहीं खाओगे व्हीटस्टोन की, ठीक है। जैसे अब आप सोचो बच्चों, इसकी जगह जब हम ये इस तरह से फिगर बनाते हैं, हाँ, ऐसा फिगर एकदम देखने में रिलेट नहीं होता कि व्हीटस्टोन है, ठीक है। बट जो मैंने समझाया आपको, देखो इधर से 2, आउटपुट से 2, और जो 2 थे उनके बीच में ये लगा हुआ, एकदम पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी 5 होंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए, यहां सेंट्रल वाला कौन सा है, ये वाला। तो जब भी 5 आपको रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स दिखें पास पास, प्लीज आपके मतलब माइंड में आ जाना चाहिए कि वो व्हीटस्टोन का केस हो सकता है। इसमें सर हम दो कह रहे हैं वो सिर्फ फायर है, तो दो हम्म, इसमें जो आप दो कह रहे हो इसमें मतलब 2 कैपेसिटर्स हो गए ना इस पॉइंट से, एक इधर को एक ऊपर। हाँ जी, तो एक केस तो हो गया ये व्हीटस्टोन। फिर उसके बाद क्या आता है, एक आते हैं बच्चों आपके इनफाइनाइट सर्किट्स। वो तो फिगर से ही समझ आता है कि इनफाइनाइट तो दिख ही जाएगा, और उसकी भी एक ही स्टैंडर्ड ट्रिक है, क्या, फर्स्ट लूप छोड़ दो, उसके आगे वाले की भी वही सेम कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस है, उसको लिख के उससे इक्वेट कर दो बस, हाँ? मतलब स्टैंडर्ड टेक्निक है ना, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकती, बस उसी हिसाब से ही क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट इज डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, अगर हम कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं उससे क्या होता है, मुझे बताओ। डाइलेक्ट्रिक वैसे याद रखो कम्स फ्रॉम द वर्ड डाइपोल्स, ठीक है। तो अगर किसी मटेरियल में डाइपोल्स हैं तो वो अपोजिटली अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उस कारण से क्या हो जाता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक जगह की वो कम हो जाती है। कैपेसिटेंस तो एक लेटर ऑन पार्ट है, वो तो कॉन्सिक्वेंस है। जो फंडामेंटल जो बेसिक डाइलेक्ट्रिक का जो रोल है वो क्या होता है, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम कंडक्टर भी करता है, हमने आज ही सीखा, कंडक्टर रख दो तो क्या हो जाता है, कि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होती है जहां उसका मटेरियल होता है, 0 होती है। तो कंडक्टर में तो क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं, वो इस तरह से ही अरेंजमेंट कर देते हैं कि वो अपने मटेरियल के अंदर फील्ड 0 ही कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक 0 नहीं कर पाता, बस वो कम कर पाता, ठीक है। तो ये लिखो, मतलब मैंने इसीलिए कंडक्टर में भी मटेरियल की बात की थी क्योंकि यहां पर भी हमने मटेरियल की टर्म्स में ही बात करी। तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो लिखो कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक is placed
in a in an electric field, then the electric field in the material of the dielectric reduces ठीक है। तो जैसे सिंपली पुट, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसके अंदर मैं इतने रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल रख देता हूँ, तो बच्चों अगेन जहां पे मटेरियल है, ठीक है, वहां पर हम बात कर सकते हैं। मान लो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ई नॉट बाय के हो जाए, सिर्फ इसके अंदर, बाहर फिर ई नॉट है। तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम होती है? क्योंकि उसके अंदर डायपोल ऑपोजिटली अलाइन हो जाते हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो कुछ फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है ऐसे। ये हो गई ई इंड्यूस्ड। बस कंडक्टर में क्या फर्क होता है कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल, तो वो नेट जीरो ही कर देता है। तो के को बच्चों हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, which is same as epsilon r, relative permeability, नहीं permeability नहीं, permittivity। तो बच्चों k की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। 1 किसके लिए हो जाएगी? बेसिकली वैक्यूम के लिए हो जाएगी ना। और फॉर कंडक्टर्स क्या होता है? इंफिनिटी। इंसुलेटर्स के लिए वो कोई रहेगी एक्चुअली क्या होता है, देखो एक्चुअली जैसे कंडक्टर के लिए तो एक लिमिटिंग केस हो जाता है कि के इंफिनिटी हो गया। इंसुलेटर के लिए ऐसा नहीं होता कि, ये लॉजिकली ऐसा लगता है ना कि उसका उल्टा जीरो होगा, नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर जिनको हम बोलते भी हैं, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, उन सबके लिए भी के की कोई वैल्यू ही होगी जो 1 से बड़ी, ठीक है। तो इंसुलेटर के लिए कोई एक्सट्रीम नहीं होता, एक्सट्रीम सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है जहां पे हम के को इन्फिनिटी बोलते हैं। इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में कितना चार्ज है। वो मतलब वो उसी से निकलता है, इनफाइनाइट प्लेट का फॉर्मूला लगा के, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना, उससे। ओके,
तो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट जब हम एक कैपेसिटर के अंदर बच्चों एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं उससे क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब बच्चों आपने एक केस किया होगा अपने नोट्स में जहां पे हम ये बात करते हैं कि ऐसे हम एक मतलब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं दोनों केसेस में, ठीक है। फर्क ये है कि एक केस में तो बैटरी से कनेक्टेड, एक केस में वो चार्ज तो है पहले से लेकिन अब बैटरी नहीं लगी हुई। ये किया हुआ है केस बच्चों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया हुआ होगा पक्का। तो फर्क क्या है दोनों केसेस में? सीधी बात जो ध्यान रखने वाली है कि कब वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और कब चार्ज कांस्टेंट रहती है। अगर तो बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। अगर सिर्फ मतलब आइसोलेटेड सर्किट है जब बैटरी है ही नहीं तो वहां चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जो भी फॉर्मूलाज हैं आप बना सकते। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस केस में अगर हम कहते हैं बैटरी V लगी हुई है वहां चार्ज Q है, क्या फर्क आएगा देखो। इसके ऊपर इनिशियल चार्ज क्या था, मान लो कैपेसिटेंस C थी, CV था। फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस अब क्या हो जाएगी, KC। तो KCV हो जाएगा, है ना। इस केस में क्योंकि आइसोलेटेड ही है तो चार्ज जो है वो तो Q ही रहेगा इनिशियल फाइनल। तो उसके हिसाब से फर्क किसमें पड़ जाएगा, एनर्जी में। तो जैसे यहां जो एनर्जी है वो आपकी क्या बन गई, KCV²। यहां एनर्जी क्या बन गई, Q²/2KC। ठीक है, मैंने जान के यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C यूज किया क्योंकि Q कांस्टेंट था, वहां पर हाफ CV² वाला यूज किया। ठीक है जी। तो जो नॉर्मल हमारी सॉल्विंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता डाइलेक्ट्रिक डाल के, बस क्या फर्क होगा वो कैपेसिटेंस जो है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। जो एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं वो पार्शियली फिल्ड वाले बनते हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान से आने चाहिए। एक केस तो होता है मान लो ऐसे कुछ कि जब थिकनेस कंप्लीट नहीं है, यहां कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ε0A ओवर समेशन T/K। ε0A ऊपर आ गया, नीचे जितनी भी लेयर्स बन रही हैं उन सबकी थिकनेस अपॉन उनका K आप ऐड करते जाओ, ठीक है। जैसे अगर कोई एयर वाली बन रही है तो उसका K 1 डल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो इस फिगर के हिसाब से बच्चों अगर टोटल D होती, ठीक है, तो एयर की थिकनेस क्या बन गई, D - T1 - T2। तो उसकी टर्म बन जाती
डी माइनस T1 माइनस T2 अपॉन 1 प्लस T1 बाय K1, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना तो बेसिकली ये बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा केस होता है बच्चों जब ऐसे पार्शियल एरियाज भरे होते हैं, ऐसे सबके एरियाज अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉट बाय समेशन ऑफ के। अब आप देखो कि थिकनेस तो सेम है, तो यहाँ पे समेशन सिंपली के एक ही बन जाएगा, या सिंपली ऐसे अगेन 4 कैपेसिटर्स हैं सारे पैरेलल में, तो सबको ऐड कर दो। क्लियर बच्चों? एक केस बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो किया होगा, प्लीज रिमेंबर दैट। मतलब ये एक तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन सा हो गया। इसमें क्या याद रखने वाली बात है बच्चों? कैसे सॉल्व करना है, मतलब कट कैसे करना है बच्चों इस केस में? सिर्फ ऐसे मतलब उसको सिर्फ 4 में डिवाइड करना हाथ ले लेते हैं। देखो चलो देखो, एक मिनट के लिए लेट्स से मैंने इसको ऐसे और ऐसे डिवाइड कर दिया, मान लो ये 4 कैपेसिटर्स बन गए 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे? क्या हम ये बोलेंगे, सुनना मेरा क्वेश्चन यहाँ से, क्या हम ये बोलेंगे कि 1 और 3 पैरेलल में है, 2 और 4 पैरेलल में है और वो आपस में सीरीज में, या हम ये बोलेंगे कि 1 और 2 सीरीज, 3 4 सीरीज और वो आपस में पैरेलल, या सेम ही बात है जो मैंने दोनों केस बोले? एक केस से मैंने बोला बच्चों कि ये सीरीज आपस में, सॉरी हाँ ये सीरीज और ये आपस में पैरेलल। एक केस में कह रहा हूं कि ये पैरेलल और ये आपस में सीरीज, कौन सा सही है? सेकंड वाला सीरीज 3 हाँ, तो आपने ऐसे याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा वर्टिकली कट करते हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से देखना है, तो 1 2 सीरीज, 3 4 सीरीज और आपस में पैरेलल। फर्स्ट केस था 1 3 पैरेलल, 2 4 पैरेलल और वो आपस में सीरीज, वो गलत है ये बच्चों। मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये 90% ऑफ द बुक्स में भी गलत दिया होता है, ठीक है? तो प्लीज रिमेंबर, इसका ठीक यही है कि इसको इकट्ठे करना है, इसको इकट्ठे करना है और आपस में पैरेलल करना है, ठीक है? और उसका रीजन ये होता है कि वी हैव नो वे टू प्रूव कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ऊपर वाला तो सेम है सारा, वो तो कंडक्टर ही है, इक्वी पोटेंशियल, तो इसलिए पूरा अरेंजमेंट आपस में पैरेलल में। मतलब वर्टिकली कट करना है, बस ये याद रखो। मतलब सेकंड प्लेटफॉर्म पे
हाँ बच्चों, हो गया सबको क्लियर? ठीक है, तो ये अपना कैपेसिटर्स हो गया। कैपेसिटर्स इज रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, तो वो फटाफट किया जा सकता है। आरसी करंट के साथ कर लेंगे, क्या करें? हाँ हाँ, देखो आरसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोर्ड्स में तो है ही नहीं, ठीक है ना, बाकी जो है पार्ट वो करंट के साथ आपको हो ही जाए। ठीक है बच्चों, ओके देन।